चारों के चारों सांप मुझसे कोई 10 गुना बड़े सांप थे। वो अपने फन खोले जमीन से 3-3 फीट बुलंद होकर खड़े थे, झूम रहे थे और मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देखते हुए फंकार रहे थे। इस किस्म की सूरत हाल से मुझे कभी वास्ता नहीं पड़ा था। मैं छोटा सा सांप था, अगरचे मैं इंसानों की तरह बात कर सकता था और इंसानों की तरह सोच सकता था, मगर इन 4 ताकतवर सांपों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इनके तेवर बता रहे थे कि वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। यहाँ मैंने अपनी इंसानी ताकत का इस्तेमाल किया और जोरदार आवाज में 2-3 बार शी शी किया कि सांप डर कर इधर उधर हो जाएं, लेकिन इनमें से कोई भी सांप अपनी जगह से न हटा। फिर मैंने इंसानी आवाज निकाल कर इन्हें डराने की कोशिश की और कहा, भाग जाओ भाग जाओ। मेरी इंसानी आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल साकित हो गए। इसके बाद उन्होंने ज्यादा शिद्दत से फंकारना शुरू कर दिया। इतने में झुग्गी में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर सांपों के करीब आई और इधर उधर देखने लगी। इसने जरूर मेरी इंसानी आवाज सुन ली थी और अब ये देख रही थी कि अभी अभी जो आदमी यहाँ बोला था वो कहाँ है। फिर इसने मुझे घूर कर देखा। 2 सांपों ने मुझ पर हमला कर दिया। एक ने मुझे अपने मुंह में पकड़ कर उठा लिया। बूढ़ी औरत ने सांप को डांटा और मुझे इसके मुंह से निकालकर बड़े गौर से मेरा जायजा लेने लगी। चारों सांपों ने अपने फन समेट लिए थे। बूढ़ी औरत के सर के बालों की मैली कुचैली लीटें दाएं बाएं लटक रही थी। इसने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाया हुआ था। वो मुझे लेकर अपनी झुग्गी की तरफ जाने लगी तो मैंने अपने जिस्म को झटका देकर छुड़ाने की कोशिश की, ताकि इससे पहले कि ये पुरस्कार औरत मुझ पर कोई मंत्र फूंक कर मुझे अपने कब्जे में करे, मैं फरार हो जाऊं। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म में वो फुर्ती नहीं रही। तब मुझे याद आया कि जब बड़े सांप ने मुझे अपने मुंह में उठाया था तो मेरी गर्दन में एक सुई सी चुभी थी। जरूर ये जहर की हल्की सी मिकदार थी जिसने मेरे जिस्म में दाखिल होकर मेरे जिस्म की फुर्ती और तेजी खत्म कर दी थी। इस ख्याल से मैं परेशान हो गया कि मैं औरत के कब्जे में आ चुका हूँ। बूढ़ी औरत मुझे झुग्गी में ले आई। यहाँ सांपों की 6-7 छोटी बड़ी पिटारियां थी। एक बूढ़ा सपेरा जिसके बाल सफेद हो गए थे बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। इसने बूढ़ी सपेरन से पूछा, कुलकर्णी तुम्हारे सांपों ने ये क्या छोटा सा कीड़ा पकड़ा है, इसको छोड़ दो। बूढ़ी सपेरन ने मुझे हाथ में पकड़ रखा था। झुग्गी में मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी और मिट्टी के तेल की बू फैली हुई थी। वो बूढ़े सपेरे के सामने बैठ गई। वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। कहने लगी, वासु ये मुझे कोई अलग सांप लग रहा है, इसके बदन से इंसानों की बू आ रही है, क्या तुमको ये बू नहीं आई? बूढ़े सपेरे ने नारियल के हुक्के का कश लगाकर कहा, नहीं आई, ये तो मामूली सांप है, इसको बाहर फेंक दो। बूढ़ी सपेरन मेरी आंखों में आंखें डालकर देखे जा रही थी। फिर इसने मुझे नाक के पास ले जाकर सूंघा। इस वक्त मैंने इसे डसने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना मुंह पूरी तरह न खोल सका। मेरे जिस्म की आधी ताकत भी नहीं रही थी। इसने मुझे बूढ़े सपेरे को भी सूंघाया और पूछा, अब बताओ क्या तुम्हें मनुष्य की बू नहीं आई? बूढ़े सपेरे को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। कहने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम सठिया गई हो, ये कोई आवारा कीड़ा है, बाहर ले जाकर इसे छोड़ दो। मगर बूढ़ी सपेरन अपने बूढ़े खामन से ज्यादा अक्लमंद और तजुर्बेकार मालूम होती थी। इसने मेरे जिस्म में छुपी हुई इंसान की बू को महसूस कर लिया था। पता नहीं वो मेरे साथ अब क्या सलूक करने वाली थी। इतना मुझे मालूम हो गया था कि वो मुझे पकड़ने में बड़ी खुश थी। मैंने एक बार फिर वहां से भागने की कोशिश की, मगर मैं अपने जिस्म को पूरी तेजी के साथ न हिला सका, बस जरा सा हिलजुल कर वहीं रह गया। बूढ़ी सपेरन ने अपने आदमी से कहा, ये भागना चाहता है, इसका मतलब है कि ये हमारी बातें सुन रहा है। बूढ़े सपेरे ने नारियल का हुक्का एक तरफ रख दिया और मुझे झुककर गौर से देखने लगा। बोला, कुलकर्णी लगता है तुम ठीक कह रही हो शायद। वो बोली, वासु मैंने सारी जिंदगानी सांपों में गुजारी है, मैंने गुरु गोरख की सेवा की है। मैं गुरु गोरख के दरबार में सेवा करने वाले सांपों की बू पहचानती हूँ। ये गुरु गोरख के दरबार का सेवादार सांप है, ये मर्द का रूप धार सकता है। बूढ़े ने कहा, तो फिर अभी तक इसने इंसान का रूप क्यों नहीं धारा? ऐसा करके ये यहाँ से भी फरार हो सकता था। बूढ़ी सपेरन कहने लगी, गुरु गोरख के दरबार के सांप कभी किसी संसारवासी पर अपना राज जाहिर नहीं करते। अगर वो दुनिया में रहने वाले किसी इंसान के सामने आदमी के रूप में जाहिर हो जाएं, तो गुरु गोरख के दरबार से हमेशा के लिए धुतकार दिए जाते हैं। बूढ़े सपेरे ने कहा, तो फिर हमें इस सांप का क्या फायदा है? वो अपने पोपले मुंह को खोलकर हंसने लगी। वासु तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही हो। मैं इस सांप पर गुरु गोरख का 30 दिन का चिल्ला करूंगी। 30 दिनों के चिल्ले के बाद ये सांप अपने आप मुझ पर अपना इंसानी रूप जाहिर कर देगा। फिर ये मेरा गुलाम होगा। मैं इसकी मदद से धरती के नीचे दबे हुए राजे महाराजों के सारे खजाने बाहर निकलवा कर संसार की सबसे दौलतमंद औरत बन जाऊंगी। बूढ़ा सपेरा बहुत मुतासिर हो गया। कहने लगा, ऐसा है तो इस पिटारी में बंद करके अभी से चिल्ला शुरू कर दो।
मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास बड़ी धन दौलत आ जाए। बूढ़ी सपेरन ने मुझे एक पिटारी में बंद कर दिया। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे कालिए ने इसको टीका लगाया है कि नहीं? बूढ़ी सपेरन बोली, मेरा कालिया सांप इसकी गर्दन पर टीका न लगाता तो ये अब तक भाग गया होता। मुझ पर एक और नागहानी मुसीबत नाजिल हो गई थी। कहाँ मैं ललितपुर के स्टेशन पर आकर भोपाल की तरफ जा रहा था कि अपनी बीवी से जाकर मिलूंगा, और कहाँ इस बूढ़ी सपेरन के जाल में फंस गया था। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि मेरा जिस्म आधा सुन हो गया था और मैं अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये एक नया अजाब मुझ पर नाजिल हुआ था। मैंने जानबूझकर अपनी इंसानी आवाज़ नहीं निकाली थी। अगर मैं ऐसा करता तो इन दोनों को पूरा यकीन हो जाता कि मैं इनके मतलब का ही सांप हूँ, फिर तो वो मुझे किसी हालत में भी आज़ाद न करते। मैं तो पहले ही काले सांप के बेहोशी वाले टीके से नीम जान हो चुका था। इस इंकशाफ के बाद कि मैं वाकई इंसान हूँ जिसने सांप का रूप धार रखा है, बूढ़ी सपेरन शायद मुझे किसी लोहे के संदूक में बंद कर देती और इसी वक्त मुझ पर काबू पाने का अमल शुरू कर देती। लेकिन इस चुड़ैल की कैद में ज्यादा देर रहना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं वहां से फरार होने के तरीके सोचने लगा। मुझे यकीन था कि काले सांप ने मेरे जिस्म में जो जहर दाखिल किया है, इसका असर कुछ वक्त गुजरने के बाद जरूर खत्म हो जाएगा। फिर चाहे कुछ हो जाए कि मैं पिटारी को तोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। इस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं शाम से इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं। इंसान की शक्ल इख्तियार करने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मुझे वहाँ रोक सकते। लेकिन खुदा जाने कब्र के अंदर किस किस्म के सांप ने मुझे काटा था। इसके जहर का असर मुझे मुस्तकिल लगता था और लगता था कि अब शायद मैं कभी अपनी इंसानी शक्ल में वापस नहीं आ सकूंगा। मुझे बूढ़ी सपेरन और बूढ़े सपेरे की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। बूढ़ी सपेरन इसे कह रही थी कि कल बसंत पंचमी की रात है, मैं कल इस पर अपना चिल्ला शुरू करूंगी। बूढ़े ने इसे कहा, अच्छा आप बातें न करो, मुझे नींद आ रही है। दोनों की आवाज़ आना बंद हो गई। शायद वो सो गए थे। मैं पिटारी में नीम जान होकर पड़ा रहा। अपने जिस्म को ज्यादा हरकत नहीं दे सकता था। सारी रात मैं पिटारी में बंद अपनी किस्मत के उलट फेर पर सोचता रहा कि ढाके से निकलने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मेरी ये हालत भी हो जाएगी। रेलवे स्टेशन पर कोई गाड़ी आकर रुकी। शायद ये भोपाल जाने वाली गाड़ी थी। मुझे इसी गाड़ी में सवार होना था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के चलने की आवाज़ आई और आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ रात के सन्नाटे में तहलील हो गई। किसी वक्त दूर से किसी इंजन के शंट करने की आवाज़ आ जाती थी। रात मैं बेबसी के आलम में पिटारी में बंद पड़ा रहा और बाहर रात गुजरती चली गई। एक दो रेलगाड़ियाँ स्टेशन पर आकर रुकी और आगे भोपाल या दिल्ली की तरफ निकल गईं। सुबह हो गई। मैं पिटारी में बंद था। पिटारी में अंधेरा था। दिन की रोशनी नहीं आ रही थी। बाहर लोगों की आवाज़ों और स्टेशन के हल्के हल्के शोर से मालूम हुआ कि दिन निकल आया है। इसी दौरान बूढ़े के खांसने की आवाज़ें आईं और फिर ये आवाज़ें झुग्गी से बाहर चली गईं। काफ़ी वक्त गुजर गया। मुझे महसूस हुआ कोई झुग्गी में दाखिल हुआ है। ये बूढ़ी सपेरन थी। वो अपने आप से बातें कर रही थी। गुरु गोरख देव जी, मेरी तपस्या सफल कर देना। मैं तेरे सेवादारों की सेवादार हूँ। मुझे लक्ष्मी देवी के दर्शन करा दो। लक्ष्मी देवी हिंदू देवमाला में दौलत की देवी समझी जाती है। हिंदू लोग धन दौलत हासिल करने के लिए इसकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी जिस हिंदू को अपने दर्शन दे दे, इनके अकीदे के मुताबिक वो आदमी माला माल हो जाता है। इस बूढ़ी सपेरन के सर पर भी बुढ़ापे में दौलत का भूत सवार हो गया था। इस औरत ने मेरी पिटारी को उठा लिया और वहां से चल पड़ी। वो चलती गई। मुझे कुछ पता नहीं वो मुझे लेकर कहाँ जा रही थी। मैंने एक दो बार अपने साथी कमांडो मंजर की बू सूंघने की कोशिश की, मगर काले सांप के जहर के असर से मेरी बू सूंघने की हिस्स भी कमजोर पड़ गई थी। मुझे किसी सीमत से भी कमांडो खालिद की बू न आई। मेरा ख्याल है कि बूढ़ी सपेरन मेरी पिटारी को लेकर घंटा डेढ़ घंटा पैदल चलती रही। वो किसी वक्त कोई मंत्र भी गुनगुनाने लगती थी जो मेरी समझ से बाहर था। एक जगह पर वो रुक गई। मुझे महसूस हुआ कि वो बैठ गई है। इसने बैठते हुए गहरे सांस लिया था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई सीढ़ियाँ उतर रही है। सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो किसी तरफ चल पड़ी। वो दोबारा रुकी और बैठ गई। इसने मेरी पिटारी जमीन पर रखकर अपने हाथों से धकेल कर जैसे किसी दीवार के साथ लगा दिया। मुझे बूढ़ी सपेरन के मंत्र पढ़ने की गुनगुनाहट सुनाई दी। कुछ देर के बाद वो उठी और बोली, गोरख देव, मैं आज रात के पिछले पहर तेरा चिल्ला काटने आऊंगी। मेरा चिल्ला स्वीकार करना। और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो मुझसे दूर हटती चली गई। फिर इसकी आवाज़ गायब हो गई। मेरी पिटारी का मुंह बंद था। मैंने कोशिश की कि अपना सर ऊपर उठाकर पिटारी के ढक्कन को अलग कर दूं, मगर मेरा सर डोलने लगा और मैं अपना सर ज्यादा ऊंचा न कर सका। इस काले सांप ने खुदा जाने मेरे अंदर किस किस्म का जहर दाखिल कर दिया था कि मैं पूरी ताकत से कोई हरकत भी नहीं कर सकता था। बेबसी की हालत में पिटारी में पड़ा रहा। वक्त का एहसास खत्म हो गया था। कुछ मालूम नहीं था कि बाहर दिन कितना बाकी रह गया है, शाम हो गई है या नहीं। इतना मुझे एहसास था कि ये बूढ़ी सपेरन मुझे किसी जमीन के अंदर लाई है और मैं जमीन के नीचे किसी सुरंग या गार में पड़ा हूँ। बाहर कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। किसी वक्त कोई परिंदा बोलता हुआ आसमान पर से गुजर जाता और इसकी आवाज़ मुझे बड़ी धीमी आती थी। इस औरत ने कहा था कि वो रात के पिछले पहर आएगी। आज रात से इसने मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाने के वास्ते
मुझ पर अपना चिल्ला शुरू करना था। मैं पहले ही एक मुसीबत में फंसा हुआ था। कुछ मालूम नहीं था कि ये औरत मुझे किस नई मुसीबत में फंसाने वाली है। मैं पिटारी से निकलकर भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे जिस्म की ताकत मेरा साथ नहीं दे रही थी। बाहर खामोशी ज्यादा गहरी हो गई थी, शायद रात हो गई थी। बूढ़ी सपेरन ने रात के पिछले पहर मुझ पर चिल्ला करने और मंत्र फूकने के लिए आना था। मैं इसके आने से पहले वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन ये बात मेरे इख्तियार में नहीं रही थी। मैं दुआएं मांगने लगा कि खुदा मुझे इस अजाब से नजात दिलाए और मुझे ताकत दे कि मैं पिटारी में से निकलकर फरार हो सकूं। अचानक मुझे एक बू महसूस हुई। सांप होने की वजह से मैंने इस बू को फौरन पहचान लिया। बू मेरी पिटारी के करीब आ रही थी। ये बू मुझे अपने लिए महसूस हुई थी कि ये मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थी। ये किसी दूसरे सांप की बू थी, जो मादा सांप यानी नागिन थी। सांप नर और मादों की बू को दूर से पहचान लेते हैं। मैं कुछ ना समझ सका कि ये नागिन यहाँ क्या करने आ रही है। हो सकता है कि वो इस जगह रहती हो और रात को अपने ठिकाने पर वापस आई हो। इतना मुझे यकीन था कि नागिन को भी मेरी बू आ गई होगी, और जब वो वहाँ एक पिटारी देखेगी तो ज़रूर इसे खोलने की कोशिश करेगी। मैंने बाहर की आवाज़ों पर कान लगा दिए। ये मैंने मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया था, वरना सांप के कान नहीं होते। वो ज्यादा आवाजें अपने जिस्म की खाल और अपनी जुबान के जरिए सुनता है। बाहर की कोई आवाज जब इसके जिस्म से टकराती है तो इससे इर्ताश पैदा होता है और सांप समझ जाता है कि ये किसकी आवाज थी। क्या सांपों की कोई अपनी जुबान भी होती है? इसका अभी तक मुझे कोई तजुर्बा नहीं हुआ था। अभी तक न किसी सांप ने मुझसे सांपों की जुबान में बात की थी और ना मैंने इस जुबान में कोई बात की थी। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि सांप भी अपनी जुबान में एक दूसरे से बात करते हैं। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि सांपों की भी एक जुबान होती है और वो इस जुबान में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसकी हैरत अंगेज तफसील में आगे चलकर मैं आपको बयान करूंगा। पिटारी से बाहर हल्की हल्की फंकारने की आवाज़ आने लगी। ऐसे महसूस रहा था कि जो नागिन वहाँ आई है वो मेरी पिटारी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता फंकार रही है। मैं खामोश रहा और अपनी तरफ से किसी किस्म की फंकार की आवाज़ न निकाली। मैं देखना चाहता था कि ये नागिन मेरी पिटारी के गिर्द चक्कर क्यों लगा रही है और अपनी फंकारों से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है या मुझे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि पिटारी के अंदर एक नर सांप है। नागिन की फंकारी रुक गई थी। मेरी पिटारी तीलियों को जोड़कर बनाई गई थी, जिस तरह आमतौर पर सपेरों की पिटारियां होती हैं। इसके ऊपर तीलियों का बना हुआ ढकना था जो नीचे से ऊपर करने से खुल जाता था। मेरी पिटारी हिलने लगी। मैंने महसूस किया कि नागिन पिटारी के ऊपर चढ़ रही थी। फिर अचानक पिटारी का ढक्कन ऊपर उठकर एक तरफ को गिर पड़ा। नागिन ने इसे अपने सर से ऊपर उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। मैंने कहत की वजह से थोड़ा सा सर ऊपर उठा सकता था। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। अंधेरे में मुझे एक स्याह रंग के सांप का सर दिखाई दिया, जिसकी सुर्ख आंखें मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। यह नागिन थी। इसके जिस्म की तेज बू मुझे बराबर आ रही थी। मैं भी इसे तक रहा था। दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि इसने मेरी मदद के लिए एक सांप को भेज दिया है। कम से कम पिटारी का ढक्कन तो खुल गया है। अब मैं इस कमजोरी और नकाहत की हालत में भी वहां से निकलकर फरार हो सकूंगा। अचानक मेरा सांप वाला जिस्म काम कर रह गया। मुझे किसी लड़की की मुतरन्नम आवाज़ आई। तुम सांप की शक्ल में कैसे आ गए हो? पहले तो मैं यही समझा कि वहाँ कोई औरत भी है जिसको मेरा इंसान से सांप बन जाने का राज मालूम हो गया है, और ये सवाल इसी ने किया था। मैं नागिन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि जिस औरत ने मुझसे ये बात पूछी है वो भी अपना चेहरा आगे करके मुझे देखेगी, मगर कोई औरत आगे ना आई, बल्कि इसकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं जानती हूँ कि तुम सांप नहीं हो। तुम्हें नागपुरी के नाग देवताओं का खास मंत्र फूंक कर सांप के रूप में बदल दिया गया है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी इंसानी आवाज़ में बात कर सकते हो। चूंकि इस अंधेरे में भी मैं सांप होने की वजह से बहुत कुछ देख सकता था। मैंने देखा कि बात करते हुए नागिन की जुबान थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर को निकल रही थी। इंसानी आवाज़ में बात करते हुए मेरी भी सांप की जुबान थोड़ी थोड़ी बाहर निकला करती थी। मैं सोच कर हैरत ज़दा होकर रह गया कि कहीं ये नागिन तो इंसानी आवाज़ में मुझसे हम कलाम नहीं है। अगर ये नागिन ही मुझसे इंसान की आवाज़ में बात कर रही थी तो मुझे इससे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। इसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था और फिर मुझे इसकी मदद की ज़रूरत भी थी। मैंने जवाब देने की बजाय इससे सवाल किया, क्या ये तुम औरत की आवाज़ में बोल रही हो? इसने कहा, हाँ, ये मैं ही तुमसे औरत की ज़ुबान में बोल रही हूँ। क्या तुम भी मेरी तरह इंसान हो या सांप हो और इंसान की ज़ुबान में बात करना जानती हो? नागिन ने कहा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने इंसान से सांप के रूप में तब्दील कर दिया। मैंने कहा, ये बड़ी लंबी कहानी है। इंसान होने के नाते पहले मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो। नागिन ने कहा, मैंने तुम्हारी पिटारी का ढक्कन हटा दिया है, तुम बाहर आ सकते हो।
मैंने कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता। मेरे जिस्म की ताकत आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही है। फिर मैंने इसे बताया कि किस तरह मैं ललितपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था कि बूढ़ी सपेरन के सांपों ने मुझे घेर लिया और एक सांप ने मुझे अपने मुंह में लेकर मेरे जिस्म में ऐसा जहर दाखिल कर दिया कि जिससे मुझ पर शदीद कमजोरी और नकाहत तारी हो गई। अब इस कमजोरी में इजाफा हो गया है और मैं अपने जिस्म को ज्यादा हिला जुला भी नहीं सकता। नागिन अभी तक पिटारी के किनारे से सर निकाले मुझे देख रही थी और बातें कर रही थी। जब मैंने इसे बताया कि बेहोशी वाला जहर के असर से मेरा जिस्म नीम जान हो चुका है और मैं सर भी ऊपर उठाऊं तो वो डोलने लगता है, तो वो रेंगती हुई पिटारी के अंदर आ गई। वो काले स्याह रंग की नागिन थी और इसका जिस्म ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने पॉलिश कर दिया हो। वो भी 1.5-2 फीट की नागिन थी। मेरे सामने पिटारी में बैठ गई और बोली, मैं समझ गई हूँ, तुम इस बूढ़ी सपेरन के जाल में फंस गए हो जो गुरु गोरख के सेवादार सांप की तलाश में बुढ़ी खोसट हो गई है। धन दौलत के लालच ने इसको अंधा कर दिया है। तुम फिक्र न करो, तुम्हारा इलाज मेरे पास है। इसके साथ ही नागन ने अपने मुंह को खोलकर मेरे सर ऊपर उठाया और मेरे चेहरे और गर्दन पर अपनी जुबान फेरनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो जुबान फेर रही थी मेरे जिस्म में तवानाई की लहरें दौड़ना शुरू हो गईं। देर तक वो ऐसा करती रही। फिर इसने मेरा चेहरा नीचे करते हुए कहा, अब खुद अपना सर ऊपर उठाओ। मैंने फौरन अपना सर ऊपर उठा लिया। मुझे जरा सी भी कमजोरी महसूस न हुई। मेरी सारी तवानाई वापस आ चुकी थी। नागन ने कहा, अपना फन खोलो। मैंने अपना फन बड़ी आसानी से खोल दिया और हल्की फंकार भी मारी। नागन ने कहा, तुम्हारे बदन में से बूढ़ी सपेरन के सांप के जहर का असर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैंने इसे कहा, मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ क्योंकि बूढ़ी सपेरन रात के पिछले पहर मुझ पर गुरु गोरख के मंत्रों का चिल्ला करने यहाँ आ रही है। नागिन बोली, अब वो बूढ़ी चुड़ैल तुम्हारी हवा को भी नहीं छू सकती। मेरे साथ आ जाओ। मैं बड़ी आसानी से पूरी तवानाई के साथ पिटारी के बाहर निकल आया। नागिन मेरे जरा आगे आगे डिगने लगी। मैंने इससे पूछा, ये कौन सी जगह है? इसने इंसानी आवाज में कहा, ये रानी का मरगढ़ है। यहाँ सपेरे जादू टूना करने और चिल्ला काटने आते हैं। हम सीढ़ियाँ चढ़कर ही जेरे जमीन मरगढ़ से बाहर आ गए। बाहर रात का अंधेरा फैला हुआ था। सामने झाड़ियाँ थी और इनके पीछे कुछ फासले पर छोटे छोटे टीले रात के अंधेरे में इस तरह से नजर आ रहे थे जैसे काले स्याह भूत कंबल ओढ़कर बैठे हुए हों। नागिन मुझे झाड़ियों में से निकालकर एक छोटी सी नदी के पास ले आई और कहने लगी, इस नदी की दूसरी तरफ विश्वामित्र के पुराने मंदिर का खंडर है। मैं वहीं रहती हूँ, तुम मेरे साथ वहाँ चलो। वहाँ बैठकर बातें करेंगे। मैं तुम्हें अपना बता देना चाहती हूँ कि मैं भी हकीकत में एक औरत हूँ। मुझ पर भी किसी जादू टूना करके मंत्र फूंक कर मुझे नागन बना दिया गया है। मैं सोचने लगा कि क्या ये औरत सचमुच सांप नहीं है? शायद वो ठीक कह रही थी। अगर वो सांप होती तो कभी औरत की आवाज में बात नहीं कर सकती थी। जिस तरह मैं हकीकत में सांप नहीं हूँ और ये इंसानी आवाज में बोल सकता हूँ, इसी तरह ये नागिन भी हकीकत में इंसान है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र ये लगी हुई थी कि किस तरह मैं भोपाल अपनी बीवी जमीला के पास पहुंच जाऊं। हम पुल पर से रेंगते हुए गुजर गए। दूसरी तरफ एक वीरान इलाका था। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड थे। एक झुंड में टूटा फूटा खंडर था जिसकी दीवारें भी ढह चुकी थी। सिर्फ दरमियान में एक चबूतरा था और इस पर एक 4 दीवारी सी बाकी रह गई थी। नागिन मुझे 4 दीवारी के अंदर ले आई। यहाँ जगह जगह ईंटों और पत्थरों के ढेर पड़े थे। एक जगह से नीचे तहखाने का रास्ता जाता था। नागिन ने कहा, नीचे छोटी सी कोठरी बनी हुई है। किसी जमाने में यहाँ विश्वामित्र के बख्शू यात्रा करने आया करते थे। फिर इस जंगल में कहीं से आदमखोर शेर और शेरनी का जोड़ा आ गया। इस जोड़े ने लोगों को हड़प करना शुरू कर दिया। इसके बाद से यात्रियों ने इधर आना छोड़ दिया और ये मंदिर वीरान हो गया। क्या आदमखोर शेर और शेरनी अब भी यहाँ पर हैं? नागिन ने कहा, शायद अब वो यहाँ से किसी दूसरी तरफ चले गए हैं, मगर यात्रियों ने दोबारा इस तरफ का रुख नहीं किया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।